वेलकम टू लेजिट प्रेप। तो जैसे कि हमने बाकी दो क्लासेस में अभी कवर कर लिया है, आपने देखा होगा एसेंशियल्स टॉट के हमने कवर कर लिए हैं। टॉट क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या है उसका क्राइम से, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि टॉट जो है उसमें फिजेंस, फिजेंस एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि तीन टाइप के फिजेंस क्या होते हैं। आगे जाके भी हम इन चीज़ों को रेफरेंस करने वाले हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस क्लास में बहुत अटेंशन पे करिएगा, बिकॉज ये सारा बेसलाइन वाली क्लासेस हैं। यानी कि आप जो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हो वो सब के सब यूज़ होगा, क्योंकि ये जनरल बातें हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स है रैदर टॉर्ट के। तो आज हम उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट, जो 8 डिफेंसेस होते हैं उनमें से एक डिफेंस आज करेंगे, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, और लास्ट में थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे क्लास से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। फिजेंस। जब हम फिजेंस के बारे में बात करते हैं तो तीन फिजेंस होते हैं, मैल फिजेंस, नॉन फिजेंस, मिस फिजेंस। ठीक है, मैल फिजेंस, नॉन फिजेंस, मिस फिजेंस, ये तीन तरह के फिजेंस होते हैं, तीनों ही अलग होते हैं। अब इसमें फिजेंस के मतलब जब हम बात करते हैं तो समझना जरूरी है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिजेंस मतलब होता है कि किसी चीज को करना। फिजेंस मतलब क्या है, करना। ठीक है, इन सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं फिजेंस का मतलब है करना। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, मैल, नॉन, मिस, ये तीनों के तीनों ही इसका वर्ड जो है, इसका मीनिंग जो है काफ़ी चेंज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएशंस आते हैं। तो इसी को हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैल फिजेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे मिस फिजेंस, फिर नॉन फिजेंस पे। तो जब हम बात करते हैं मैल फिजेंस के बारे में, ठीक है, जब हम बात करते हैं मैल फिजेंस के बारे में तो ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत इतना है नहीं, सीधी सी बात है, ये आता है दो वर्ड से, मैल फिजेंस। ये वाला जो मैल है इसी से बनता है मैलिस। मैलिस मतलब क्या है, इरादा जब सही नहीं होता। इसी को हम जब एडजेक्टिव के फॉर्म में या एडवर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैलिशियस। मैलिशियस। एक और इसका जो वर्ड है आता है मैल से, वो आता है मेलोवेलेंट। मेलोवेलेंट। क्रिमिनल लॉ में हम जाएंगे तो हमें और मिलेंगे ऐसे, बट अभी हम इतना कन्फाइन रखते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता। हमें सिंपली समझना है कि मैलफिजेंस होता क्या है। मैलफिजेंस का सिंपल भाषा में अर्थ यही है कि किसी भी काम को गलत इरादे से करना, या काम ही ऐसा करना जो अपने आप में ही गलत है। ठीक है, या तो काम आप कर रहे हो गलत इरादे से, या तो काम ही ऐसा करना जो गलत है। अब जब हम टॉर्ट में बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट तो है नहीं, जैसे कि हमने देखते आए हैं। तो जब इंटेंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो ये मैटर करता ही नहीं कि काम आप अच्छे इरादे से करो या बुरे इरादे से करो। मैटर तो ये करता है कि आपने काम गलत किया है या नहीं किया है, अनलॉफुल किया या नहीं किया है, रॉन्ग किया या नहीं किया है, टॉर्ट किया या नहीं किया है। और वहां पे आता है मैलफिजेंस। वहां पे क्या आता है, मैलफिजेंस। अब जो मैलफिजेंस जो वर्ड है, इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ठीक है, मैलफिजेंस जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जैसे टॉट इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड टॉर्टम विच मीन्स टू ट्विस्ट, और इंग्लिश वर्ड जो हमने रॉन्ग उसका देखा था। तो सिमिलरली जो मैलफिजेंस है वो डिराइव्ड है एक फ्रेंच वर्ड मैलफिजेंस से, जिसका मीनिंग होता है रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग यानी कि कुछ गलत करना, जैसा कि हमने अभी देखा। मैलफिजेंस इज अप्लाइड व्हेन एनी अनलॉफुल एक्ट इज कमिटेड। मैलफिजेंस को कब अप्लाई किया जाता है, जब कोई भी अनलॉफुल एक्ट होता है। तो अनलॉफुल एक्ट में हम क्या मीन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना है इसको। अनलॉफुल एक्ट में हम क्लियरली सिग्निफाई कर रहे हैं एक प्लस एक्शन को। यानी कि प्लस एक्शन मतलब क्या होता है, एक सर्टेन डू को, एक सर्टेन डू को हम सिग्निफाई कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, मैलफिजेंस। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मैलफिजेंस। एक चीज आपको याद रखना जरूरी है, यहां पे हम जनरली मैलफिजेंस के बारे में जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रॉन्ग डूइंग के बारे में या कोई अनलॉफुल कंडक्ट के बारे में। बट जरूरी नहीं है, ये अनलॉफुल कंडक्ट जो है तभी हो सकता है जब आप एक सर्टेन एक्शन ले रहे हो। अगर आप कोई सर्टेन एक्शन नहीं भी ले रहे हो तब भी मैलफिजेंस हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, अभी हम
आगे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। Now it is relevant to those unlawful acts which are actionable per se, that is no proof is required। ठीक है, जब भी आप ये वर्ड देखोगे ना, एक्शनेबल पर से, यानी कि एक्शनेबल पर से का मतलब ही होता है कि अगर ये काम हो गया, अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने ये एक्ट किया है, तो अपने आप में आपका राइट ऑफ एक्शन आ जाता है, यानी कि आपको कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इट इज एक्शनेबल पर से, यानी कि लॉ ने आपको बोला ही हुआ है कि द ओनली रिक्वायरमेंट यू नीड टू फुलफिल इज टू शो दैट दैट एक्ट हैज हैपेंड, एंड व्हेन दैट एक्ट हैज हैपेंड, तो यानी कि वहां पे आपको कोई और कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज एक्शनेबल पर से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैलफिजेंस जो आता है, मैलफिजेंस एक कैटेगरी है, राइट? तो जितने भी टॉर्ट या रॉन्ग्स मैलफिजेंस के अंदर आते हैं वो एक्शनेबल पर से होते हैं, यानी कि दे आर एक्शनेबल विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिशनल प्रूफ। तो इसमें से कौन सा आता है? ट्रेसपास। ठीक है, ट्रेसपास इसका मतलब क्या है? ट्रेसपास का मतलब है कि यहाँ पे अगर ए जो है वो बी की लैंड में जाके ट्रेसपास करते हैं, जैसे कि हम पुराने वाले एग्जांपल्स में भी देख के आए हैं, तो वहां पे मिस्टर ए को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो है उनको कोई लॉस हुआ है, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इट इज एक्शनेबल पर से एज लॉन्ग एज मिस्टर ए इज एबल टू प्रूव कि मिस्टर बी ने ट्रेसपास किया है, तो दैट्स इट, हो गया काम। वहां पे वो सूट फाइल कर सकते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है? मैलफिजेंस है। वो क्या है? रॉन्ग डूइंग है मिस्टर बी के पार्ट में, एक अनलॉफुल एक्ट है। अब मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि कोई प्लस एक्ट होना चाहिए मैलफिजेंस के लिए, कोई नेगेटिव एक्ट भी हो या कुछ काम नहीं भी हो रहा हो तब भी मैलफिजेंस हो सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है, मिस्टर ए इज अ पुलिस ऑफिसर। नाउ मिस्टर बी और मिस्टर सी जो है वो पेट्रोल पंप पे है, ठीक है, वो पेट्रोल पंप पे है। मिस्टर ए वो नाइट ड्यूटी करते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट ड्यूटी करते हैं अपना। अब उनका जो एंड है, उनकी जो मतलब हर पुलिस वाले की अपनी शिफ्ट का एंड होता है, तो व्हेन ही इज गोइंग टू होम, उनके शिफ्ट खत्म होने में अभी 30 मिनट्स बचे हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ आधा घंटा बचा है। आधे घंटे के बाद अपने वो शिफ्ट से फ्री हो जाएंगे। रास्ते में वो देखते हैं कि मिस्टर बी और मिस्टर सी, इन दोनों इंडिविजुअल्स के बिटवीन पेट्रोल पंप पे एक बहुत ही तेज मतलब कि वर्बल फाइट हो रही है, जिसका हाई चांस है कि वो कन्वर्ट हो सकता है एक नॉन वर्बल फाइट में, यानी कि मिस्टर बी और सी जो है एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं अगर इनको कोई रोकेगा नहीं। ये बहुत ही एग्रेसिव माहौल है इनका। लेकिन मिस्टर ए जो है उनको घर जाना है, उनको लगता है कि मेरी जो शिफ्ट है, मेरी जो ड्यूटी है वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, यार मैं क्यों फालतू में पढ़ूं यहाँ पे। वो बोलते हैं कि यार नहीं भाई, मेरे को नहीं पढ़ना, सिंपल सी बात है, मेरे को अपना घर जाना है, आराम से अपना सोना है नॉल, आधे घंटे की बात है, कितना ही मतलब कि कोई और देख लेगा, कोई ना कोई तो होगा ही, मैं अकेला पुलिसमैन थोड़ी ना हूँ इस सिटी में। वो चले जाते हैं घर। अगले दिन जब वो आते हैं तो मिस्टर सी जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है, और जो पेट्रोल पंप पे गैस स्टेशन में जो ड्रॉर्स थे एंड ऑल वो खाली है, पैसे उसमें से गायब है, कैश गायब है, और मिस्टर बी का कोई पता नहीं। यहां पे क्वेश्चन उठता है, क्या मिस्टर ए जो पुलिसमैन है इन्होंने नॉन फिजेंस किया है? नॉन फिजेंस यानी कि मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जब आप कुछ भी नहीं करते हो तब आप नॉन फिजेंस करते हो, या इन्होंने मैल फिजेंस किया है? तो यहाँ पे इन्होंने मैल फिजेंस किया है। क्यों? आप बोलोगे कि यहाँ पे मिस्टर ए ने तो कुछ किया ही नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग अपना किया ही नहीं है, पॉजिटिव एक्ट किया ही नहीं है, बट किया है उन्होंने, क्योंकि मिस्टर ए क्या है? पुलिस ऑफिसर है। एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर वो देख लें कि कोई फाइट हो सकती है, कोई केओस हो सकता है, तो उसको वो स्टॉप करे पब्लिक में। मिस्टर ए ने क्या वो किया? नहीं किया। आधे घंटे उनके शिफ्ट में बचे थे, अपने कन्वीनियंस के लिए वो घर चले गए, जिसकी वजह से सी की डेथ हो गई, और ये जो है पूरा मैटर अभी होमिसाइड का बन गया। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो मैलफिजेंस के लिए लायबल होंगे। तो कभी भी अगर ऐसा इलस्ट्रेशन, ऐसा क्वेश्चन बन के आए, घुमा फिरा के आए, तो आपको एग्जाम में रेडी रहना है। आपको एकदम उस डिल्यूजन में नहीं पड़ जाना है कि नहीं ये तो नॉन फिजेंस है। नो, आपको ध्यान से देखना है कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन की कोई स्पेशल ड्यूटी थी जो किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन की नहीं है, और क्या उस पर्सन ने उस ड्यूटी का ब्रीच करके कोई रॉन्ग कमिट किया है। अगर उसने रॉन्ग कमिट किया है तो वो रॉन्ग डूइंग होगा, यानी कि वो मैलफिजेंस होगा, जहाँ पे कोई प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो
मैलफिजेंस। जनरल रूल है मैलफिजेंस की, यानी कि कोई भी एक्शनेबल पर से इंसिडेंट लाइक ट्रेसपास, रॉन्ग डूइंग या अनलॉफुल एक्ट, बट हमेशा मैंडेटरी नहीं है कि वो काम पॉजिटिव होना चाहिए। अब आता है मिसफिजेंस। जब हम बात करते हैं मिसफिजेंस के बारे में, ठीक है, तो आपको वर्ड जो फोकस करना है वो करना है मिस पे, ठीक है। मिस, मिस मतलब वो वाला नहीं, मिस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि मिस्टेक, तो मिस्टेक किस वर्ड से बनता है? मिस और टेक से बनता है, राइट। तो मिस्टेक जो वर्ड है हम उसे क्यों बोलते हैं? आपने कोई गलती कर दी तभी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि आर यू मिसक्रींट। कभी भी आप देखोगे कोई भी नेगेटिव वर्ड है तो उसमें हम मिस यूज करते हैं बहुत बार, कि इट इज अ मिस नोमर, यानी कि ये सही नहीं है। इट इज अ मिसक्रींट, यानी कि बहुत शैतान है, राइट। मिस्चीवस यानी कि बहुत शैतान है। तो मिस जो हम यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग यही है कि हम कोई काम तो कर रहे हैं, कोई काम तो हो रहा है तभी तो मिस यूज कर रहे हैं, लेकिन वो काम ढंग से नहीं हो रहा है। तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मिसफिजेंस, यानी कि आपका इरादा मतलब यहाँ पे सही है या आप लॉफुल एक्ट ही कर रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन आप उसका इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस कर रहे हो, यानी कि आप जो भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेन है, ये पेन से मान लो मेरे को ये लाइन खींचनी है, ठीक। तो ये लाइन में जो खींच रहा हूं ये प्रॉपर लाइन है, लेकिन यही लाइन को मैं खींचने के लिए ऐसे ऐसे करने लगूं तो ये क्या हो गया? ये मिसफिजेंस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मिसफिजेंस में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये लॉफुल एक्ट अनलॉफुल एक्ट नहीं हो जाएगा, बट मिसफिजेंस इस सेंस में आ जाएगा कि मैं इसे ढंग से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर रहा हूँ जैसे करना चाहिए। एग्जाम में आप बैठे हो तो आप एक्सपेक्टेड एक सर्टेन पोर्शन में बैठोगे, ऐसा नहीं कि एकदम रिवर्स टर्न होके अपने जो पीछे वाले उसका आंसर शीट देख के आप लिख रहे हो। आप एग्जाम तो दे रहे हो जैसा आपकी ड्यूटी बनती है एज ए स्टूडेंट, बट आप ढंग से नहीं दे रहे हो ये एग्जाम, आप इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो जब आप मैकेनिक के पास जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि वो ड्यू डिलीजेंस से, मतलब कि उसके पास स्किल हो, वो अपना दिमाग लगा के काम करे, ऐसा नहीं कि बस काम कर दे, है ना। वही एक्सपेक्टेड होता है। जब भी आपको कोई बोलता है कि अरे यार कोई वो मेरे लिए काम कर देगा, तो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है ना कि आप ढंग से करोगे वो काम, ऐसा तो नहीं कि बस निपटाने के लिए कर दोगे। तो जब आप निपटाने के लिए मतलब कि गलत तरीके से काम करने लगते हो, तो वहां पे हमारा वर्ड जो आता है वो क्या आता है? मिस आता है। और जब वही काम अनलॉफुल एक्ट हो जाता है, मतलब कि जब लॉफुल एक्ट अनलॉफुल में टर्न हो जाता है क्योंकि आप उसे गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, इम्प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे हम वर्ड जो यूज करते हैं वो करते हैं मिसफिजेंस। तो इट इज ऑल्सो डेराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मिसफिजेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है? सिंपली टू मिस डू। डू तो कर रहे हो लेकिन मिस कर रहे हो उसको आप। तो इसका मतलब हुआ कि कैरिंग आउट लीगल एंड, यानी कि काम तो सही है, लीगल है, प्रॉपर भी है, दैट इज डन इन सच अ वे, यानी कि आप उसको इस तरीके से कर रहे हो दैट इट हार्म्स अदर, यानी कि आप तो मतलब कि आप उस लॉफुल एक्ट को या तो इस तरीके से कर रहे हो जिसकी वजह से किसी और को चोट पहुंच रही है, उसको लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है, अनलॉफुल हार्म हो रहा है, या फिर इंजरी हो रही है, या फिर इंजरी हो रही है। तो वहां पे हम वर्ड का यूज करते हैं मिसफिजेंस। अनलाइक मैलफिजेंस, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है प्रूव करना जरूरी होता है डैमेज। यहाँ पे डैमेज आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि मेरे को चोट पहुंची है, मैलफिजेंस पे नहीं है। मैलफिजेंस आउट ऑफ 3 इज द ओनली वन वेयर इट्स एक्शनेबल पर से, आपकी यानी कि आपको बस इतना प्रूव करना है कि वो काम हुआ है, कि वो काम अपने आप में ही गलत है। यहाँ पे काम अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से उस काम को किया वो गलत हो गया है। इसका क्लासिक एग्जांपल है मिसफिजेंस का, कि कोई जैनिटर है, ठीक है, कोई जैनिटर है, उसने फ्लोर वाइप करने के लिए पानी डाला हुआ है, लेकिन वो साइन नहीं लगाता कि यहाँ पे सफाई हो रही है। कोई अचानक से निकलता है, उसको पता नहीं है, जैनिटर अपना चाय पीने चला गया, ऐसे ही पानी छोड़ के वो फिसल गया, उसको चोट लग गई। ये क्या है? मिसफिजेंस। काम तो सही है लेकिन गलत तरीके से कर रहा है, तो वहां पे मिसफिजेंस होगा। अब आता है नॉन फिजेंस। अब जैसा कि वर्ड नॉन आपको पता चल रहा है, नॉन फिजेंस यानी कि मतलब यहाँ पे काम जो होना चाहिए वो काम ही नहीं हुआ, यहाँ पे जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभाई ही नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान लो आपने एक सर्टेन ऑब्लिगेशन अपने ऊपर लिया कि मैं आपके लिए काम करूंगा, या आपने एक सर्टेन प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए वो करूंगा, वादा कि मैं फुलफिल करूंगा, और आपने फुलफिल ही नहीं किया, तो वहां पे हम वर्ड का यूज करेंगे नॉन फिजेंस। तो इट इज ऑल्सो डेराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फिजेंस, जिसका मीनिंग होता है एक्शन। फिजेंस का मतलब होता है काम करना, एक्शन, डू, एंड प्रीफिक्स नॉन, जिसका मतलब होता है नॉट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? नॉट डू, है ना, नॉट डू। तो इट इज अ फेलियर, यानी कि फेलियर यानी कि मतलब आप कर नहीं पाए इस काम को, अपना काम है हो गए इसमें। या ओमिशन, ओमिशन का मीनिंग हम समझ चुके हैं कि किसी काम को नहीं करना लीगल सेंस में, राइट। ओमिशन टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी एक्ट,
यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि कंपलसरी है करना या ऑब्लिगेटरी है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लो अपने दोस्त को बोल दिया कि तुम चिंता ना करो भाई, तुम्हारी बुक खो गई है, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बुक ले आऊंगा, मैं नहीं लाया, मैं भूल गया। तो इट इज़ नॉट अ कंपलसरी टास्क। हाँ, मेरे फ्रेंड को बुरा लग सकता है, हो सकता है कि मेरी मॉरल ड्यूटी हो सकती है, बट इट्स नॉट अ लीगली इन्फोर्सेबल टास्क, इट्स नॉट अ लीगल मैंडेट कि मैं उसके लिए बुक लाऊं ही लाऊं, मेरे को वादा फुलफिल करना ही करना है, राइट। लेकिन वहीं पे मान लो कोई गार्जियन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने वार्ड के लिए, या कोई पेरेंट है जो कि अपने अंडर एज चाइल्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसकी बेसिक नेसेसिटीज को नहीं फुलफिल कर रहा है जो कि लीगली मैंडेटेड है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो ओमिशन कर रहा है। उसकी तरफ से क्या है, एक फेलियर है टू डू व्हाट, अ कंपल्सरी और एन ऑब्लिगेटरी एक्ट। तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, नॉन फिजेंस। अब आता है इफ अ पर्सन प्रोमिसेस अनदर पर्सन, इफ अ पर्सन प्रोमिसेस अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन जो है दूसरे आदमी को अगर कोई प्रॉमिस करता है, अगर कोई वादा करता है टू परफॉर्म, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट, यानी कि मान लो ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, तो मिस्टर ए बी को एक सर्टेन एक्ट मिस्टर बी के बेनिफिट के लिए परफॉर्म करने के लिए वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एंड डज नॉट परफॉर्म इट, यानी कि मिस्टर ए उसको नहीं परफॉर्म कर पाते, या तो वो नहीं परफॉर्म कर पाते या तो जानबूझ के नहीं परफॉर्म करते, देन इट इज नॉन फिजेंस एज द पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द एक्ट। यहाँ पे पर्सन नॉन फिजेंस के लिए लायबल क्यों है, यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो नॉन फिजेंस के लिए लायबल क्यों है, क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर वो लीगली मैंडेटेड पहले से होती, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस काम को करने के लिए। तो इसका क्लासिक एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो शादी का माहौल है, शादी के माहौल में ऑब्वियस ही बात है आप केटरिंग सर्विसेज को ऑर्डर करते हो कि आप आइए हमारे यहाँ खाना लगाइए गेस्ट वेस्ट के लिए। अचानक से आपको जो है केटरिंग सर्विस बताती है विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक एडवांस नोटिस कि हम जो है अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारा जो है वो खराब हो गया है, जबकि उनके पास इनफ टाइम था आपको वार्निंग देने के लिए, वो नहीं बताते हैं, एकदम एंड मोमेंट में बताते हैं और वो आते ही नहीं है। तो वहां पे क्या किया उन्होंने, नॉन फिजेंस किया। क्यों, क्योंकि वो केटरिंग सर्विस रिस्पॉन्सिबल थी फूड सर्विस वहां पे प्रोवाइड करने के लिए, खाना देने के लिए आपके गेस्ट को, और वो आए नहीं, तो वहां पे उनकी तरफ से क्या है, फेलियर या ओमिशन, नॉट डू, तो नॉन फिजेंस। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन नॉन फिजेंस, लास्ट चीज वो ये है कि इट इज एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली नेग्लेक्टिंग, यहाँ पे डेलिबरेटली नेग्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, इंटेंशनली नेग्लेक्टिंग टू कैरी आउट अ ड्यूटी, सबसे बड़ी बात है ड्यूटी, which is an obligation, and because of the failure to perform the duty someone is harm or injury has to be caused। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने ऑलरेडी बोला था मिसफिजेंस के वक्त भी कि मैलफिजेंस में एक्शनेबल पर से है, बट ये दोनों एक्शनेबल पर से नहीं है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा साथ ही साथ कि ना सिर्फ आपने मतलब वो ड्यूटी वायलेट की है जो लीगली आप पे मैंडेटरी थी या ऑब्लिगेटरी थी, राइट, यहाँ पे ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि इस ब्रीच की वजह से जो है किसी पर्सन को या किसी भी तरह का हार्म हुआ है या इंजरी हुई है ना। एक इंजरी इंपॉर्टेंट है, हार्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई इंजरी या हार्म हो ही नहीं रही ड्यूटी ब्रीच करने के बावजूद भी, तो फिर कौन क्लेम करेगा उस चीज को। तो इसलिए यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है कि कोई डैमेज भी हो रहा है इस ड्यूटी को ब्रीच करने की वजह से, और ये ड्यूटी जो ब्रीच होती है वो उस पर्सन से ब्रीच होती है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, और वो जानबूझ के इसे नेग्लेक्ट करता है या नहीं करता है परफॉर्म। तो वहां पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, नॉन फिजेंस। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है एमसीडी वर्सेस सुभागवंती। एमसीडी वर्सेस सुभागवंती मतलब इसके जो इलिस्ट्रेशन है काफ़ी बार आते हैं अलग अलग एमयू जामिया इन सब, अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे बीएचयू है ना, तो आपको एमसीडी वर्सेस सुभागवंती मतलब लिटरल आपसे केस लॉ नहीं पूछ लेंगे, लेकिन इसके बेसिस में जो इसके फैक्ट्स है इसके ऊपर आपसे ज़रूर वो पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सिमिलरली एमसीडी वर्सेस सुभागवंती में क्या होता है, एक टावर होता है, ठीक है, दिल्ली में एक टावर होता है, तो वहां पे वो जो क्लॉक टावर होता है वो मेंटेन नहीं होता। जैसे मान लो ये क्लॉक टावर है, ठीक है, ये क्लॉक टावर है, ये क्लॉक टावर जो है मेंटेन नहीं है, ये मेंटेन होना चाहिए था। इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो क्लॉक टावर मेंटेन नहीं होता, वो डिसरिपेयर में फेल कर जाता है, उसकी जो ईंटें होती हैं वो गिरने लगती है, दीवार टूटने लगता है एंड ऑल। तो कुछ पासरबाई जो है नीचे, ये दोनों जा रहे होते हैं, क्लॉक टावर अचानक से गिरता है, ठीक है, अचानक से गिरता है और इनके
सर पे एकदम लगता है, दोनों की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एमसीडी को क्वेश्चन उठता है कि क्या ये लोग लायबल होंगे या नहीं होंगे, और अगर लायबल होंगे तो किस चीज के लिए लायबल होंगे, नॉन फिजेंस, मिसफिजेंस, मैलफिजेंस। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये लोग जो है नॉन फिजेंस के लिए लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमसीडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली थी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस क्लॉक टावर को वो टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखे, एक पब्लिक फैसिलिटी को मेंटेन करके रखे, जो कि उन्होंने नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने ओमिशन किया, फेलियर किया, नेग्लेक्ट कर दिया इंटेंशनली यहाँ पे अपनी ड्यूटी को, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों को हार्म हुआ, लॉस हुआ, तो ये जो है क्या होंगे, नॉन फिजेंस के लिए लायबल होंगे, एमसीडी वर्सेस सुभागवंती। तो ये इलस्ट्रेशन जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसी को तोड़ मरोड़ के बहुत बार मतलब कि क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने समझ लिया कि तीन तरह के फिजेंस क्या होते हैं, दिस वाज द बेसिक्स। अब हम एक सेकंड पार्ट ऑफ टॉर्ट्स में जा रहे हैं प्रॉपरली, वो है जनरल डिफेंसेस ऑफ टॉर्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ में जब आप जाओगे तो जनरल एक्सेप्शंस पढ़ोगे, जनरल डिफेंसेस है ना, जनरल एक्सेप्शंस। तो सिमिलरली टॉर्ट में भी कुछ जनरल डिफेंसेस होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लो टॉर्ट कमिट कर दिया तो गारंटीड है कि आप पे जिसने मतलब जो आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है वो जीत ही जाएगा। अगर आपका आठों में से कोई भी डिफेंस जो है स्टैंड करता है प्रॉपरली, है ना, तो आप बच सकते हो। यही तो मतलब है डिफेंस का। डिफेंस का मतलब क्या है, आपको बचाने के लिए, है ना। तो जनरल डिफेंस है कि लॉ आपको सर्टेन डिफेंसेस प्रोवाइड करता है कि अगर आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है तो आप इन आठों में से कोई डिफेंसेस अपने लिए क्लेम कर सकते हो और अपनी लाइबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हो एज अ टॉर्ट फीजर। तो ये हमारे 8 डिफेंसेस है। वॉलंटरी अनफिट इंजूरिया जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, विस मेजर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टेचरी डिफेंस। इन 7 को हम बाकी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जब हम बात करते हैं तो अगेन हमें टर्म को ब्रेक डाउन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी यानी कि मतलब वॉलेंटरी। ठीक है, वॉलंटरी मतलब वॉलेंटरी। इंजूरिया का मतलब हम ऑलरेडी समझ गए हैं, लीगल इंजरी। हमें सिर्फ 2 वर्ड पे फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है। इंजूरिया हम ऑलरेडी समझ गए, लीगल इंजरी। वॉलेंटरी यानी कि मतलब वॉलेंटरी। तो इसमें प्रिंसिपल सिंपल है कि अगर कोई भी पर्सन जो है अपनी इच्छा से किसी चीज को एक्सेप्ट करता है तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता। सिंपल प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल पूरा डिफेंस का बेसिस है। अगर मान लो आज आप बोलते हो कि मेरे को जो है ये फ्रूट अच्छा लगता है और कोई आपके लिए वो फ्रूट ले आता है, तो आप उसके बाद उसको कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि अरे यार तुम ये फ्रूट क्यों ले आए, वो क्यों नहीं ले आए, आप ही ने तो बोला तभी तो वो आया, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की तभी वो हुआ। तो इसमें भी वही प्रिंसिपल है कि अगर आप खुद ही बोलते हो कि मेरे को मारो और आपको मार दिया जाता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ ऑफ कोर्स इसमें लिमिटेशंस है। अब इसमें क्रिमिनल मतलब कि लाइक रॉन्ग्स मतलब वो नहीं आते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन बोल दे कि ओके यू कैन किल मी, आई एम गिविंग यू माई कंसेंट टू किल मी, तो वहां पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वहां पे आपको स्टिल लायबल किया जाएगा क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। हम जब सिविल की बात कर रहे हैं, जब हम सिविल लॉ के दायरे में हैं, राइट, तो वहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल होता है सिर्फ सिविल लॉ में। टॉर्ट में हम कंसर्न है, हम क्रिमिनल लॉ से कंसर्न नहीं है, दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट डोमेन। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यहाँ पे ये डिफेंस जो है वहां पे यूज होता है जहां पे किसी को हार्म हुआ है, यानी कि जो प्लेंटिफ है उसने सूट फाइल किया है लेकिन उस प्लेंटिफ ने पहले से ही अपना कंसेंट दे दिया था, अपनी मंजूरी दे दी थी, अपनी सहमति दे दी थी कि मेरे साथ जो है, या मैं समझता हूँ कि ये हार्म हो सकता है मेरे को, या मेरे को ये चोट पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। तो बाद में जाके अगर उसको वो एक्चुअली में वो हार्म या इंजरी हो जाती है तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार मेरे को ऐसा कैसे हो गया या तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, क्योंकि वहां पे डिफेंस क्या आएगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो इफ अ पर्सन विलिंगली एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ हार्म, पर्सन अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करता है द रिस्क ऑफ हार्म, दे कैन नॉट स्यू फॉर डैमेजेस इन टॉर्ट लॉ। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है विलिंगली चूज कर रहा है हार्म को, तो दे कैन नॉट स्यू फॉर कंपेंसेशन, डैमेजेस यानी कि कंपेंसेशन इन टॉर्ट लॉ।
तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यहां पे दिए हुए हैं। पहला एसेंशियल है कंसेंट। पहला एसेंशियल क्या है? कंसेंट। द पर्सन मस्ट एग्री ईदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली टू एक्सेप्ट द रिस्क। दो वर्ड यहां पे यूज किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिट क्या हो गया? यहां पे ए है, बी है, ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं, लेट्स से क्रिकेट का। ए यहां पे बैट्समैन है, बी यहां पे बॉलर है, ठीक। तो यहां पे ए एंड बी जब गेम खेल रहे हैं, बोथ ऑफ देम हैव एक्सप्लिसिटली सेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द गेम कि ए बोलता है बी को, भाई अगर मेरे को कोई चोट लग गई कोई दिक्कत नहीं है, ये गेम का पार्ट है। बी भी बोलता है हाँ भाई मेरे को भी जब चोट लग जाएगी, अगर मान लो तुम बैटिंग करोगे, बॉल मेरे को ऐसे आके लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है, गेम का पार्ट है। यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लिसिट कंसेंट दे रहे हैं, यानी कि ये लोग कंसेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कंसेंट क्या हो गया कि ये दोनों बिना कुछ बोले हुए गेम खेलने लग गए। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द गेम, यानी कि मतलब कोई जानबूझ के मतलब नहीं मार रहा, लेकिन वो बस गेम खेल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बैटिंग कर रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, इन दोनों मतलब प्रोसेसेस में अगर किसी को भी चोट पहुंचती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इम्प्लिसिट कंसेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इन दोनों में से किसी ने बोला नहीं है कि मेरे को चोट लगेगी तो मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा, लेकिन ये इंप्लाइड है क्योंकि गेम खेलते खेलते किसी को भी चोट लग सकती है, तो पता ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्लिसिट कंसेंट। तो कंसेंट एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। फिर है नो डिसऑनेस्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो डिसऑनेस्टी, जो कंसेंट है इट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड इन अ डिसऑनेस्ट वे। अब डिसऑनेस्ट वे क्या होता है? डिसऑनेस्ट वे ये हो गया कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि उसको लग रहा है कि सिचुएशन नंबर 1 होने वाली है, लेकिन एक्चुअली में सिचुएशन नंबर 2 होने वाली है। तो यहाँ पे जो आपने उसका कंसेंट लिया है वो क्या सोच के लिया है? आपने उसका कंसेंट ये सोच के लिया है क्योंकि वो इंसान तो इस ख्वाब में बैठा है कि सिचुएशन 1 हो सकती है, बस उतना ही हाँ होगा, लेकिन आपने सिचुएशन 2 कर दिया वहां पे, तो वो सही नहीं हुआ ना। जैसे इसका इलस्ट्रेशन सिंपल है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए जो है वो कंसेंट करते हैं मेडिकल ऑपरेशन के लिए, मिस्टर बी डॉक्टर है, मिस्टर ए एक मेडिकल ऑपरेशन के लिए कंसेंट देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मेरा प्लेसेंटा रिमूव कर दो, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो बोलते हैं कि प्लेसेंटा रिमूव कर दो। अब बी जो है यहाँ पे उनका प्लेसेंटा अगर बस रिमूव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया है। बट यहीं पे सर्जरी करते वक्त ना सिर्फ वो प्लेसेंटा बट उनकी वो किडनी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कंसेंट किडनी निकालने के लिए दी गई थी? नो, इट वॉज ओनली गिवन टू रिमूव प्लेसेंटा जो खराब हो गया था, किडनी निकालने के लिए नहीं दी थी। तो यहाँ पे कंसेंट जो लिया गया है, मिस्टर बी ने जो उनका कंसेंट लिया है वो डिसऑनेस्ट तरीके से लिया है, राइट। तो यहाँ पे वो ये नहीं बोल सकते कि मिस्टर ए ने तो कंसेंट ऑलरेडी दे दिया था, तो यहाँ पे वो कैसे सू कर सकते हैं? यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी अप्लाई नहीं होगा। तीसरा आता है हमारे पास साइंटिन अनफिट इंजूरिया, ठीक है। जैसे वॉलंटरी अनफिट इंजूरिया है वैसे ही साइंटिन अनफिट इंजूरिया है। साइंटिन अनफिट इंजूरिया मतलब साइंटी मतलब नॉलेज, साइंटी मतलब नॉलेज। तो मेयर नॉलेज डज नॉट इंडिकेट कंसेंट, मेयर नॉलेज डज नॉट इंडिकेट कंसेंट। यहां पे बोल रहे हैं कि सिंपली बिकॉज, जैसे हमने पहले वाले प्रिंसिपल में क्या देखा कि कंसेंट एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है, लेकिन इम्प्लिसिट कंसेंट का मतलब ये नहीं कि अगर सिर्फ आपको किसी चीज के बारे में पता है तो आपने मतलब कंसेंट दे दिया। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो अगर मान लो आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही मतलब ओवर द स्पीड जा रही है, राइट। गाड़ियां हैं वो ओवर द स्पीड लिमिट जा रही हैं, वो लॉफुल नहीं है ऑब्वियसली, है ना, ओवर द स्पीड लिमिट जा रही है, लेकिन आप उस रोड पे चल रहे हो क्योंकि मतलब वो एकमात्र रोड है जिस तरह से आप जा सकते हो अपने रास्ते, है ना, वो एकमात्र रोड है जहां से आप जा सकते हो अपने घर। तो क्या आप उस रोड पे चल रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि आपने कंसेंट दे दिया कि कोई भी गाड़ी आएगी तो आपको वो मतलब लेकिन वो चढ़ा सकती है, आपको वो इंजरी पहुंचा सकती है? ऑब्वियसली नॉट, राइट। आपको डेंजर के बारे में नॉलेज है कि यहाँ पे कार ओवर द स्पीड लिमिट जा रही है तो मेरे को चोट पहुंच सकती है, तो इसलिए मेरे को केयरफुल रहना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने कंसेंट दे दिया कि अगर मेरे को हार्म हो जाती इसकी वजह से तो यानी कि डेफिनेटली वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी क्लेम कर सकता है कोई भी, नो। तो इसलिए साइंटिन अनफिट इंजरी का मतलब सिंपली यही है कि मेयर नॉलेज बाय इटसेल्फ डज नॉट इंडिकेट कंसेंट, यानी कि नॉलेज होगी तो कंसेंट होगा,
लेकिन इसका मतलब एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि अगर सिर्फ नॉलेज है तो इसका मतलब कंसेंट हो गया अपने आप इम्प्लिसिटली। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब। हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब, ये दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केस लॉस। ये केस के फैक्ट जो है बार बार आपको इलिस्ट्रेशन में मिलेंगे, टॉट के पेपर्स में जब आप जाओगे तो आपको ये केस लॉस के जो मतलब फैक्ट्स है बार बार आपको मिलेंगे। तो इसमें फैक्ट है कि द प्लेंटिफ वाज अ स्पेक्टेटर एट अ मोटर कार बीइंग हेल्ड एट ब्रुकलैंड्स। ठीक है, जो प्लेंटिफ था वो कार रेसिंग होती है, अभी भी अच्छी खासी कार रेसिंग तो होती रहती है, नॉल बहुत फैन है राइट। तो प्लेंटिव जो था यहाँ पे वो स्पेक्टेटर था, वो मतलब देखने गया था इस कार रेसिंग को जो कि हो रहा था ब्रुकलैंड, एक सिटी है वहां पे, ये ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पे कार रेसिंग हो रही है, यहाँ पे कार रेसिंग हो रही है, और वो ट्रैक जो है वो ओन करता था डिफेंडेंट कंपनी। यहाँ मान लो ये है स्टेडियम, मिस्टर ए यहाँ पे है, ये ट्रैक का ओनर जो है एक डिफेंडेंट कंपनी है मिस्टर एक्स। एक्स जो है वो मालिक है एक ट्रैक के जहां पे कार रेसिंग हो रही है, और मिस्टर ए वहां पे स्पेक्टेटर है। ड्यूरिंग द रेस देयर वाज अ कोलाइजन बिटवीन द टू कार्स। ठीक है, ड्यूरिंग रेस क्या होता है कि दो गाड़ियां जिनके बीच रेसिंग हो रही होती है वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, आपस में ठुक जाती हैं। वन ऑफ विच वॉज थ्रोन अमॉन्ग द स्पेक्टेटर्स देयर बाई इंजोरिंग द प्लेंटिफ। तो जब कार एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो ये जो स्टेडियम में एक होती है, ए होता है, कार यहाँ पे चले जाती है। एक कार जो है मतलब कि ये कार है, ठीक है, ये आपस में आ रही है और ये कार उल्ट पलट के मिस्टर ए के स्टेडियम में चले जाती है। तो स्टेडियम में बैठे हुए हैं ए, स्पेक्टेटर है वो, उनके ऊपर गिर जाती है तो ए को इंजरी हो जाती है। क्वेश्चन उठता है कि क्या मिस्टर ए जो है यहाँ पे डिफेंडेंट यानी कि मिस्टर एक्स, वो उनको स्यू कर सकते हैं इस इंजरी के लिए या नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? तो यहां पे वो नहीं कर सकते स्यू। यहां पे वो स्यू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है। यहां पे जब वो आए कार रेसिंग देखने के लिए तो उन्हें पता है कि कार रेसिंग में क्या होता है। कार रेसिंग इज अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट। वहां पे कार कैसे भी चल रही है, अगर कोलिजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्रिवेंट थोड़ी ना कर सकता है कि भाई कार कहाँ जाएगी, किसी को नहीं पता। नो वन इज एक्सपेक्टिंग, नो वन इज प्लानिंग टू कोलाइड। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने इम्प्लाइडली कंसेंट अपना दे दिया। यहाँ पे सिर्फ मेयर नॉलेज की बात नहीं है, यहाँ पे उनको पता ही है कि नेचर ऑफ द स्पोर्ट्स जिसको वो देखने गए हैं, जिसको वो स्पेक्टेट करने गए हैं, उससे इंजरी जो हो सकती है वो फार रीचिंग हो सकती है। उससे लिमिटेड ही रहेगी ट्रैक तक, वो ट्रैक के बाहर भी जा सकती है, जो कि इस सिचुएशन में हुई। तो दिस इज कंटेम्पलेबल, यानी कि इसको देखा जा सकता है, इसको कोई मतलब सोच सकता है इसके बारे में, ऐसा नहीं कि एकदम अनएक्सपेक्टेड इंजरी है ये। तो यहाँ पे वॉलंटरी अनफिट इंजूरिया का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हुआ, क्योंकि डेंजर जो है इनहेरेंट है इन दिस स्पोर्ट ऑफ कार रेसिंग। तो कोई भी स्पेक्टेटर इसको देख सकता था, फोर्सी कर सकता था, एंड द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, यानी कि मिस्टर एक्स यहाँ पे लायबल नहीं होंगे। अब आता है कंसेंट विया व्हाट। अब आता है कंसेंट विया व्हाट, यानी कंसेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम किस तरह के कंसेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीजों को कंसेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंसेंट जो है, पहली चीज तो हमने ऑलरेडी देख ली कि वो डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब डिसऑनेस्ट पिक्चर दिखा के नहीं होना चाहिए, यानी कि कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड, दिस इज पैरामाउंट। ठीक है, कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड, पैरामाउंट है। कंसेंट मतलब फ्री एंड फेयर कंसेंट होना चाहिए, प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंसीलमेंट अगर फैक्ट्स का हो गया तो उसका मतलब ही फ्रॉड है। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो आपसे किसी चीज के बारे में कंसेंट ले रहा है, लेकिन उसने आपको सारा चीज नहीं बताई उस चीज के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है नेसेसरली, और वहां पे कंसेंट जो है वो विटिएट हो जाएगा, यानी कि वो वॉइड हो जाएगा। अब इसका थोड़ा इलिस्ट्रेशन देखते हैं, समझ आएगा हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये सारे मतलब कि केसेस हो चुके हैं, इसी के इलिस्ट्रेशंस लेके हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आर वर्सेस विलियम जैसे केस था, अगर आपको सर्च करना है तो एक केस है, यहाँ पे एक म्यूजिक टीचर होता है, लेट्स कॉल हिम डब्ल्यू। ठीक है, एक म्यूजिक टीचर है, वो है डब्ल्यू, उसका नाम डब्ल्यू जो होता है, और जो स्टूडेंट है उसका नाम है लेट्स से एक्स। ठीक है, डब्ल्यू एंड एक्स। तो म्यूजिक टीचर होता है डब्ल्यू और एक्स होती है मतलब कि एक स्टूडेंट उसकी। तो डब्ल्यू जो होता है वो बोलता है एक्स को कि
यू शुड हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मी। ये मिस्टर डब्ल्यू जो है वो एक्स को बोलते हैं, और किस प्रिटेक्स्ट पे बोलते हैं? उस प्रिटेक्स्ट पे बोलते हैं कि दिस विल इंप्रूव योर वॉइस, दिस विल इंप्रूव योर ओरल वॉइस। एक्स को कुछ समझ नहीं आता, एक्स इज अ 16-year-old girl, so she does not have the maturity to contemplate as to the nature of the action to which she is giving consent। मतलब मिस्टर डब्ल्यू एक डिसऑनेस्ट पिक्चर, एक फ्रॉड कर रहे हैं एक्स के साथ, ये कह के कि वो कंसेंट किस चीज के लिए ले रहे हैं, उसकी वॉइस को इंप्रूव करने के लिए, उसको म्यूजिक लेसन देने के लिए, लेकिन वो ले किसके रहे हैं? अपने प्रूरियंट एंड ऑब्सीन पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मिस एक्स जो है अपना कंसेंट दे देती है, डब्ल्यू उनको एक्सप्लॉइट करके जो है उसका फायदा उठाते हैं। तो वो मैटर कोर्ट में जाता है, तो डब्ल्यू को यहाँ पे लायबल हेड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेंट होता है वो फ्री एंड फेयर नहीं होता, वो फ्रॉड के थ्रू होता है। अब यहीं पे दूसरी सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे कंसीलमेंट हुआ है, जैसे कि हम समझ सकते हैं यहाँ पे कंसीलमेंट हुआ है, उनका एक्चुअल इंटेंशन था उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, लेकिन बोला गया कि वो इंप्रूव करने के लिए उसकी वॉइस को है, तो यहाँ पे कंसीलमेंट हुआ फैक्ट का। अब यहीं पे दूसरी सिचुएशन देखेंगे हम। दूसरी सिचुएशन है यहाँ पे W और यहाँ पे W1, ठीक है, W एंड W1। W एंड W1 जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, W एंड W1 हस्बैंड एंड वाइफ है। W एंड W1 के बीच बिटवीन जो है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो W बताते नहीं है कि उनको जो है सिफिलिस है। सिफिलिस मतलब एक बीमारी होती है, ठीक है। तो W एंड W1 है, हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों, इनके बिटवीन जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लेकिन उससे पहले W जो है W1 को नहीं बताते कि उनको सिफिलिस भी है। इसकी वजह से पोस्ट इंटरकोर्स W1 को सिफिलिस हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या W ने W1 के साथ फ्रॉड किया है? क्या मतलब कि जो कंसेंट लिया है W1 का सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, क्या वो गलत है या नहीं है? तो कोर्ट बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कंसेंट जो है फ्री एंड फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर W ने कंसील जरूर किया है कि मतलब कि उनको सिफिलिस था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसेंट जो है वो मैटर करता है कि कंसेंट किस चीज के रिगार्डिंग दिया जा रहा है, इस चीज के रिगार्डिंग नहीं, कंडीशंस के रिगार्डिंग। यानी कंसेंट मस्ट बी टेकन properly as to the nature of the circumstances rather than condition of the circumstances। यहाँ पे W1 को कोई गुमराह नहीं किया गया है कि आपका कंसेंट जो है किस मतलब लाइक किसी और चीज के लिए लिया जा रहा है और कुछ और एक्ट परफॉर्म हो रहा है। बस यहाँ पे ये नहीं पता था W1 को कि अगर वो W के साथ ऐसा एक्ट करती है जो उसने किया, जिसके लिए उसने कंसेंट दिया अपना, तो ये कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। तो अगर आपने कॉन्सिक्वेंस सारे कंटेम्पलेट नहीं किए, या आपने कॉन्सिक्वेंसेस जो मतलब होने वाले हैं वो उसको आपने हाइड कर दिया, कंसील कर दिया, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन मैटर ये करता है कि एटलीस्ट जो नेचर ऑफ द एक्शन है जिसके रिगार्डिंग कंसेंट दिया जा रहा है या ऑब्टेन किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। तो वो तो यहाँ पे पता ही था कि भाई W जो है और W1 जो है एक दूसरे के साथ जो है इस एक्ट में एंगेज होने वाला है, उसके रिगार्डिंग एक भी चीज मतलब कंसील नहीं की गई है। बस W1 को ये नहीं पता था कि इसका इम्प्लीकेशन या अंजाम क्या हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो कंसेंट फ्री एंड फेयर माना गया। तो ये डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है, मतलब कि इसीलिए कंसेंट जो है आप प्रॉपर एकदम नहीं बोल सकते कि भाई हर केस में फ्रॉड है या हर केस में मतलब कि फ्री एंड फेयर है। यू हैव टू सी द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है, अब आता है लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्राइन। तो कंसेंट की लिमिटेशंस है, मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया जैसा हम देखते आ रहे हैं तो उसकी अपनी लिमिटेशंस है। एक तो नॉलेज, मेयर नॉलेज डज नॉट बाय इटसेल्फ इंडिकेट कंसेंट, वो तो हमने देख ही लिया। अब दो एक्सप्रेस लिमिटेशंस है हमारे पास। पहला इनमें से है रेस्क्यू केसेस, तो इसको पहले समझते हैं। तो रेस्क्यू केसेस क्या है कि अगर मान लो इफ समवन इज पुट इन डेंजर, पहले हम वर्डिंग्स को रीड करेंगे। तो इफ समवन इज पुट इन डेंजर ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द डिफेंडेंट and the plaintiff tries to rescue that person and gets injured, the defendant cannot excuse himself from liability by saying that the rescuer or plaintiff had impliedly consented to injury। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में बस इतना कह रहे हैं ये लोग कि अगर मान लो कोई भी इंसान खतरे में है, मतलब कोई भी इंसान खतरे में आ जाता है, डेंजर में आ जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्शंस ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है? यानी कि जो भी कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जिसके अगेंस्ट चार्ज लाया गया है, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल की गई है। तो कोई भी इंसान अगर खतरे में आता है या डेंजर में आ जाता है ड्यू टू एक्शंस ऑफ डिफेंडेंट, द प्लेंटिफ यानी कि जो भी इंसान सूट फाइल कर रहा है,
वो ट्राई करता है उस पर्सन को जो कि डेंजर में आ गया है डिफेंडेंट के एक्शंस की वजह से, उसको जान बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उसको, और उस प्रोसेस में वो इंजरी उसको हो जाती है। तो डिफेंडेंट जो है अपने आप को कोर्ट में एक्सक्यूज नहीं कर सकता बोलते हुए कि यहाँ पे जो रेस्क्यूअर है या जो भी प्लेंटिफ है उसने खुद ही वॉलंटियर अनफिट इंजुरिया लिया है, यानी कि उसको खुद पता था कि ये डेंजर है और उसने डेंजर में खुद कूदा है, तो इसलिए मतलब कि मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती। इसको सिंपल में और क्या समझ सकते हैं, जैसे ए है मान लो यहाँ पे, ये बी है और ये सी है, ये 3 लोग हैं। ए जो है यहाँ पे अपना एक हॉर्स जो कि क्रेजी है, थोड़ा मैड हॉर्स है, ठीक है, उसको वो स्ट्रीट में छोड़ देता है। ठीक है, ए अपने हॉर्स को मतलब कि घोड़े को स्ट्रीट में छोड़ देता है और वो चले जाता है अपना एक सोडे, मतलब वहीं कोई कुछ काम होता है उसे, वो चले जाता है उसकी वजह से। अब ये हॉर्स स्ट्रीट में है, ये हॉर्स पागल है, कुछ डेंजर हो रहा है जितने भी वहां पे पब्लिक में लोग हैं उनको। मिस्टर बी जो है यहाँ पे वो क्या है, पुलिसमैन है। मिस्टर बी क्या है, पुलिसमैन है। मिस्टर सी जो है ये स्ट्रीट में खड़े हैं, अपना नॉर्मल सिविलियन है। अब ये मैड हॉर्स जो है, जो पागल घोड़ा है, एकदम भागने लगता है और मिस्टर बी जो पुलिसमैन वहां से चल रहे हैं उनको पता चल रहा है कि ये जो सी है इसको वो चोट पहुंच जाएगी अगर ये घोड़ा वहां तक पहुंच गया। तो जिससे कि सी को चोट ना पहुंचे, सी की जान बचाने के लिए मिस्टर बी जो है रास्ते में इंटरवीन करते हैं। मिस्टर बी क्या है, रास्ते में इंटरवीन करते हैं और इस घोड़े को रोक देते हैं। ठीक है, घोड़े को रोक देते हैं एकदम ऐसे पकड़ के, जिससे कि मतलब मिस्टर सी इनके पीछे है और वो आ ना पाए। ठीक है, ऐसे करने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मिस्टर बी को इंजरी होती है, वो तो ऐसा है नहीं भाई मतलब भगवान है ना, कुछ मतलब इंजरी नहीं होगी उनको बिल्कुल भी, वो भी तो इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। वो अपनी जान पे खेल के दूसरे इंसान की जान बचा रहे हैं, बस रेस्क्यूअर है ना। तो वो जान बचा रहे हैं और सी पीछे है और वो घोड़े को ऐसे रोक रहे हैं। एंड में घोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन मिस्टर बी का जो हाथ है वो चोट उनको पहुंच जाती है। कोर्ट में मैटर जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे मिस्टर ए का घोड़ा था, वो डिफेंडेंट है, उनके अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं मिस्टर बी कि देखो भाई कैसा इंसान है, एकदम नेग्लिजेंटली अपना घोड़ा छोड़ दिया स्ट्रीट में, सी को चोट पहुंचाती, मैंने मतलब कि इसको बचाने की कोशिश की और मेरे को चोट लग गई तो मेरे को कंपेंसेशन चाहिए। तो यहाँ पे वॉलंटियर अनफिट इंजुरिया तो हमें पता है, सिंपल प्रिंसिपल कहता है कि अगर मान लो आपने खुद ही डेंजर को साइनिंग कर दी है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कंसेंट दे दिया है, तो आप बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे को चोट पहुंच गई। लेकिन कोर्ट बोलता है कि इन केसेस में, इन रेस्क्यू वाले केसेस में जहां पे थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना पड़ रहा है किसी दूसरे की जान बचाने के लिए, क्योंकि डिफेंडेंट की एक्शन की वजह से उस पर्सन को डेंजर हुआ था, जैसे कि इस केस में हुआ, मिस्टर ए के घोड़े की वजह से सी को डेंजर हुआ और मिस्टर बी को इंटरवीन करना पड़ा। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो रेस्क्यूअर है उनको रेमेडी मिलेगी। और यहाँ पे जो गलत किया है ए, वो वॉलंटियर अनफिट इंजुरिया का डिफेंस लेके नहीं बच सकता। तो ये दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन जो कि हमारा वॉलंटियर अनफिट इंजुरिया में दिया हुआ है रेस्क्यू वाले केसेस में, कि आप रेस्क्यू वाले केसेस में जो है क्लेम नहीं कर सकते हो वॉलंटियर अनफिट इंजुरिया। एक और चीज जो याद रखना इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे तो मतलब वो मिस्टर सी की जान बचाने के लिए घोड़े को रोक रहे थे, बट जरूरी नहीं है कि रेस्क्यू केसेस जो है सिर्फ मतलब इंसानों का हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। अगर डिफेंडेंट का एक्शन की वजह से मान लो घोड़ा नहीं होता, यहाँ पे लेट से कोई आग होती है, माचिस की तिल्ली होती है, कुछ भी होता है ऐसा जिसकी वजह से लाइक किसी और का सामान जलने लगता है, या मतलब वो उसको खतरा आ जाता है कि वो बर्बाद हो सकता है, और उस प्रॉपर्टी को मतलब कि बर्बाद ना होने की से बचाने के लिए अगर वो इंटरवीन करते और वहां पे उनको चोट पहुंच जाती, तो उस केसेस में भी मतलब वो रेस्क्यू केस ही कहलाएगा। तो वो भी लिमिटेशन ही है। तो रेस्क्यू केसेस जो है पर्सन का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, एंड दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑन द वॉलंटियर अनफिट इंजुरिया। दूसरा लिमिटेशन आता है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। दूसरा लिमिटेशन आता है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स का लिमिटेशंस क्या है कि नो वन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम लायबिलिटी बाय मेकिंग समवन कंसेंट टू नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ वन सेल्फ। अब ये तो हमने 1998 इंजुरी में थोड़ा बहुत देखा था, बट इसमें एक्सप्लिसिटली कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए जो है एम्प्लॉयर है बी के, ए क्या है, एम्प्लॉयर है बी के, यानी कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयर इज इन अ मच मोर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, डोमिनेटिंग पोजीशन। आप किसी भी इंसान के पास जाते हो और उसके अंदर काम करते हो तो उसके पास थोड़ी ज़्यादा पावर है ना आपसे, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है, आप उस पर थोड़ा डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली एंड ऑल। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो एक थोड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वो एम्प्लॉयर है और मिस्टर बी एम्प्लॉई है, उनको काम चाहिए तो वो ज़्यादा थोड़े मजबूर है। तो यहाँ पे मिस्टर ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो मिस्टर ए और बी के बिटवीन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें मतलब कि एक क्लॉज होता है जिसमें वो बोलते हैं अगर मान लो
कोई भी तुम्हें इंजरी हो जाती है मिस्टर बी को काम करते वक्त, क्योंकि मैं तुम्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दे रहा हूँ, मेरे इक्विपमेंट्स ठीक नहीं है, थोड़े मतलब कि एकदम रस्टी है, जिसकी वजह से चोट पहुंच सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं, तो तुम बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते, तुम बाद में मेरे अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हो। और अगर सूट फाइल करते भी हो तो मेरे अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इसको वॉलंटरी अनफिट इंजुरिया हो गया है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मतलब अपनी सहमति दे दी है कि तुम इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो, तुम इन वर्किंग कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो। तो इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं बहुत होते हैं, आप जहां भी इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाओगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत मिलेंगे, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड ऑल, क्योंकि इससे एक्सप्लॉइट किया जाता है वर्कर्स को। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो है वो अनफेयर है, ठीक है, अपनी लाइबिलिटी को बस बचाने के लिए, तो वो भी जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के एक्सेप्शन के अंदर मतलब डिफेंस वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये दोनों हमारे लिमिटेशंस है, रेस्क्यू केसेस एंड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। अब हमने समझ लिया पूरा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है, फिजेंस क्या होता है, तो थोड़े बहुत अब केस लॉस मतलब कि थोड़े बहुत अब प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑल, ठीक है। तो है एक फायर फाइटर इंटर्स अ बर्निंग बिल्डिंग टू सेव पीपल एंड गेट्स इंजर्ड, विच प्रिंसिपल कुड प्रोटेक्ट द फायर डिपार्टमेंट। इसमें देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिटरली जो अभी हमने डिस्कस किया है, एक फायर फाइटर है, एक जलती हुई बिल्डिंग में मतलब वो चले जाता है, फायर फाइटर का काम ही यही है आग को बुझाना, है ना। तो फायर फाइटर इंटर्स अ बर्निंग बिल्डिंग टू सेव पीपल एंड गेट्स इंजर्ड। तो जब वो बर्निंग बिल्डिंग में जाता है तो उसको इंजरीज हो जाती है, थोड़ा हार्म हो जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है जो मतलब कि प्रोटेक्ट कर सकता है यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉलंटरी अनफिट इंजूरिया, वॉलंटरी अनफिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, स्टेटरी अथॉरिटी, प्राइवेट डिफेंस। तो आपके लिए थोड़ा काम इजी है इसमें। थोड़ा काम इजी क्या है कि कुछ कुछ ऑप्शंस जो हमने डिस्कस किए ही नहीं वो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे आप। अब यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस, स्टेटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ गॉड मैंने डिस्कस किया है, नहीं किया है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐसे भी। ये वाला थोड़ा इजी था, है ना। अब यहाँ पे देखो रेस्क्यू वाला केसेस नहीं है, फायर फाइटर है उनका काम ही यही है रेस्क्यू करना। ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से मतलब यहाँ पे बताया गया है कि भाई डेंजर क्रिएट हो गया और वो बचाया जा रहा है, ये रेस्क्यू केस नहीं है, ये नॉर्मल केस है। तो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी है, क्योंकि ये तो उनका पार्ट ऑफ ड्यूटी है। अब एक पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना कंप्लेन कर सकता है, उनका काम ही यही है भाई कि वो डेंजर में रहते हैं, मतलब कि अपना अगर उनको थोड़ी बहुत चोट पहुंच गई प्रोफेशन में तो वो क्लेम थोड़ी ना करेंगे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कि भाई मेरे को चोट पहुंच गई कंपेंसेशन दो। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। यहाँ पे ए जो है अटेंड्स अ रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच हो रहा है, कुश्ती हो रही है, ठीक है, ये अटेंड्स अ रेसलिंग मैच विलिंगली and is injured when a wrestler punches another by when wrestler punches another by going way out of his ordinary field of game, can A sue for damages। इसमें बोला गया है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक रेसलिंग मैच चल रहा है, ठीक है, सामने आपके मान लो एक रेसलिंग मैच चल रहा है और आप अटेंड कर रहे हो, आप ए हो इस सिचुएशन में। उस रेसलिंग मैच में एक रेसलर जो है दूसरे रेसलर को ऑब्वियसली पंच करेगा, क्योंकि यही होता है रेसलिंग में, तो वो पंच कर रहा है, लेकिन वो जैसे पंच कर रहा है उसको, ही इज गोइंग वे आउट ऑफ हिज ऑर्डिनरी फील्ड, ठीक है, मतलब जो मान लो जैसे ये फील्ड है, लेट्स से यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे हैं, तो एकदम ये बाहर आके यहाँ पे मार रहा है, गोइंग वे आउट ऑफ हिज ऑर्डिनरी फील्ड। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या क्या ए sue for damages, यहाँ पे ए को इंजरी हो जाती है इस प्रोसेस में, क्वेश्चन उठता है क्या ए sue for damages। तो ऑप्शन है आपके पास, yes due to negligence on the part of the wrestler, no due to voluntarily assumption of the risk, yes for assault, no because scienti non-fit injuria, no because scienti non-fit injuria। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। अब देखो yes for assault में कोई लीगल रीजनिंग है नहीं, yes for assault में कोई लीगल रीजनिंग नहीं है, ठीक है, तो वो आप ऐसे ही एलिमिनेट करोगे। जहां पे भी लीगल रीजनिंग आपको नहीं मिल रही और बाकी ऑप्शन पे आपको मिल रही है, आपका प्रेफरेबल मतलब कि मोड ऑफ एलिमिनेशन ऐसी होना चाहिए। फिर है येस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रेसलर, नो ड्यू टू वॉलंटरली एजम्पशन ऑफ द रिस्क। अब देखो वॉलंटरली एजम्पशन ऑफ द रिस्क है, ऑब्वियसली आप रेसलिंग मैच अटेंड कर रहे हो, आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो एकदम सेफ्टी सब कुछ हो गया नॉट, बट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई गोइंग वे आउट ऑफ हिज ऑर्डिनरी फील्ड, वो अपने ऑर्डिनरी फील्ड से एकदम बाहर जाके मतलब कि पंच कर रहा है। तो क्वेश्चन इस पे डाउट है ना, ऑप्शन बी इसीलिए डाउट हो जाता है यहाँ पे।
अब यस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रेसलर, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रेसलर, नो बिकॉज 19 अनफिट इंजुरिया। अब अगर हम यहाँ पे 19 अनफिट इंजुरिया के नाम पे आप बस डाल दोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि 19 अनफिट इंजुरिया का मतलब क्या है? मेयर नॉलेज डज नॉट इंडिकेट कंसेंट, लेकिन आप उसके साथ बोल रहे हो कि नो, तो फिर वो सेंस कैसे बना? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यस तो हमें चाहिए ही, अब इन दोनों में नो है और ये जो है लीगल रीजनिंग है ही नहीं, तो इसीलिए ये 3 एलिमिनेट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए, बिकॉज ही इज गोइंग वे आउट ऑफ हिज फील्ड। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने वॉलंटरली असम्पशन ऑफ रिस्क नहीं लिया है, मैंने ऑर्डिनरी गेम के लिए लिया है वॉलंटरी असम्पशन ऑफ रिस्क। तो इसमें है कि एन एम्प्लॉय इज इंजर्ड एट वर्क ड्यू टू फैकल्टी इक्विपमेंट डिस्पाइट नोइंग द रिस्क, कैन द एम्प्लॉयर क्लेम प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइबिलिटी। एक एम्प्लॉय है, वो इंजर्ड हो जाता है वर्क प्लेस पे, ठीक है, वो इंजर्ड हो जाता है वर्क प्लेस पे ड्यू टू अ फॉल्टी इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट जो उसको प्रोवाइड किए गए हैं वो फॉल्टी है, वो डिफेक्टिव है। डिस्पाइट नोइंग द रिस्क, डिस्पाइट नोइंग द रिस्क, उसको रिस्क पता है, फॉल्टी इक्विपमेंट है, लेकिन वो फिर भी काम करता है और उसकी वजह से उसको इंजरी हो जाती है। तो क्वेश्चन उठता है कि कैन एम्प्लॉयर क्लेम प्रोटेक्शन हियर और नॉट। तो हमने अभी पढ़ा था ये केस लॉ, है ना? यस ड्यू टू वॉलंटरी कंसेंट, नो ड्यू टू नेग्लिजेंस, yes because of inherent risk, no because the equipment was faulty। तो क्या एम्प्लॉयर क्लेम कर सकता है प्रोटेक्शन या नहीं? 19 अनफिट इंजुरिया मतलब कि मेयर नॉलेज डज नॉट इंडिकेट कंसेंट। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स मतलब क्या हो गया कि भाई आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल के अपनी लाइबिलिटी नहीं रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को पहले हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, यस ड्यू टू वॉलंटरली कंसेंट, यस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट रिस्क, एलिमिनेट हो गया। अब नो ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड नो बिकॉज द इक्विपमेंट वाज फॉल्टी। इन दोनों में से लीगल रीजनिंग किसमें दी गई है? ऑप्शन बी एंड डी को आपको कंपेयर करना है, जिसमें लीगल रीजनिंग दी गई है ऑब्वियसली वही सही होगा, है ना? तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? बी, बिकॉज ही वॉज नेग्लिजेंट। एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से अगर नेग्लिजेंस दिखाया है तो वहां पे वो कंसेंट बोल के अपनी नहीं बचा सकता। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में हमने यही पढ़ा था, राइट, कि आप नेग्लिजेंस से अपनी लायबिलिटी नहीं प्रिवेंट कर सकते हो जस्ट बाय पुटिंग अ क्लॉज। तो डायरेक्टली उसी चीज को रेफर कर रहा है। ये भी सही है, बट ये प्रिंसिपल को हाईलाइट नहीं कर रहा, ये बस बोल रहा है इक्विपमेंट फॉल्टी है। अरे इक्विपमेंट फॉल्टी है, लेकिन भाई लीगल प्रिंसिपल क्या है? नेग्लिजेंस है ना? अब इसमें है कि if a pedestrian is injured by a dog that is not on a leash, then the dog owner may be liable for। अब ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है? अगर मान लो कोई पेडेस्ट्रियन है, मतलब कि जो सड़क पे चल रहा है, उसको इंजरी हो जाती है कोई भी डॉग से जो कि बंधा नहीं हुआ है लीश पे, ठीक है, दैट इज नॉट ऑन अ लीश, तो डॉग ओनर जो है, मतलब जो भी डॉग का मालिक है, उसको किस चीज के लिए लायबल किया जाएगा? ही इज नॉट ऑन अ लीश, तो डॉग ओनर जो है वो लीश पे नहीं है। मैलफिजेंस ड्यू टू एन इंटेंशनल एक्ट, non-feasance for failing to restrain the dog, misfeasance for handling the dog improperly, या no liability। liability तो होगी, तो ऑप्शन डी तो हम एलिमिनेट कर देंगे, liability तो होगी। अब आता है इसमें malfeasance due to intentional act। क्या यहाँ पे हमें इंटेंशन पता है? वी कांट से, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। बचता है आपके पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे मिसफिजेंस है, नॉन फिजेंस है, लेकिन आपको बस देखना है कि क्या डॉग को यहाँ पे रिस्ट्रेन किया गया है। क्या डॉग को यहाँ पे रिस्ट्रेन किया गया है? नहीं किया गया है। अब यहाँ पे अगर ये सिचुएशन होती कि डॉग को रिस्ट्रेन किया गया है या लीश पे बांधा गया है, लेकिन एकदम लूज लीश पे बांधा गया है या ऐसे ही छोड़ दिया मान लो बीच में, तो वहां पे मतलब कि थोड़ी बात भी होती, लेकिन यहाँ पे तो बांधा ही नहीं गया है, तो यहाँ पे इम्प्रॉपरली हैंडल कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो हैंडल ही नहीं किया गया है, राइट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? नॉन फिजेंस फॉर फेलिंग टू रिस्ट्रेन द डॉग। डॉग को यहाँ पे बांधा ही नहीं गया है, लीश पे डाला ही नहीं गया है। इसके बाद है समवन इंटेंशनली डैमेजेस अनदर प्रॉपर्टी। कोई मतलब जानबूझ के किसी और की प्रॉपर्टी को अगर डैमेज करता है, यानी कि क्या कर रहा है? वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, यानी कि रॉन्ग डूइंग कर रहा है। तो विच टाइप ऑफ टॉर्ट इज इन्वॉल्व्ड? मैलफिजेंस, मिसफिजेंस, नॉन फिजेंस। नॉन ऑफ द अबव एलिमिनेट हो गया। नॉन फिजेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि नॉन फिजेंस में मतलब कुछ भी नहीं करता इंसान लिटरली, तो नॉन फिजेंस तो हो नहीं सकता। मिसफिजेंस या मैलफिजेंस, अब यहाँ पे इंटेंशनैलिटी इन्वॉल्व है और वो किसी को डैमेज भी कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? अनलॉफुल एक्ट एकदम कर रहा है, तो यहाँ पे मैलफिजेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? मैलफिजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद है someone slips and falls in a store due to wet floor that has no warning sign, which type of tort might be the store liable for? हमने ये डिस्कस भी किया था जैनिटर वाले एग्जांपल में कि अगर कोई मान लो जैनिटर है, वो साफ सफाई कर रहा है लेकिन कोई वार्निंग साइन नहीं देता और ऐसे ही चाय पीने के लिए चले जाता है और कोई गिर जाता है, फिसल जाता है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वो काम तो सही कर रहा है लेकिन वो इम्प्रॉपर कर रहा है, है ना, सही से नहीं कर रहा। तो यानी कि जब हम इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो कौन सा आता है? मिस यानी कि मिसफिजेंस। ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छी लगी होगी क्लास तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं ऑल। आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक्स मिल जाएगा। सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, आप उसका सब्सक्राइबर बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं अगर आप ऑलरेडी नहीं हैं एंड ऑल। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए एंड ऑल। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन ऑलवेज पुट दैट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।